नमस्कार, मैं हूं शिल्पा तोमर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर देश से। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन महिलाओं के प्रति हमारी सोच में बड़ा बदलाव आया ही नहीं। डिजिटल दुनिया भी इससे अछूती नहीं है, जहां महिलाएं आए दिन किसी न किसी साइबर क्राइम का शिकार बन रही है। दिसंबर 2012 के निर्भया गैंगरेप कांड के बाद इंडियन पिनल कोड 1860 की कुछ धाराओं में कुछ बदलाव करके उन्हें ऐसे मामलों से पार पाने के लिए काबिल बनाया गया, मगर मौजूदा वक्त की मांग को देखते हुए ये प्रावधान कामचलाऊ ही नजर आते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए अलग से कानून लाए जाने की वकालत की है। साइबर बुलिंग यानी कि गंदी भाषा, तस्वीरों या फिर धमकियों से इंटरनेट पर तंग करना, साइबर स्टॉकिंग समेत साइबर क्राइम के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और महिलाओं को अपने शिकंजे में लेते जा रहे हैं। महिलाएं इसके शिकार बनती हुई। कानून के जानकार भी मानते हैं कि बदलते माहौल में नया कानून अब लाया जाना चाहिए, लेकिन आज भी हम 1860 में बने कानून के सहारे ही साइबर क्राइम से लड़ते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है, 160 साल पुराने कानून से कैसे होगा इंसाफ? साइबर क्राइम को लेकर क्यों नहीं बनाया जाता सख्त कानून? आज इन्हीं कुछ सवालों के साथ अपने खास मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। तेजी से बढ़ रहे साइबर क्राइम के मामले। पिछले 8 महीने में 46% बढ़े अपराध। इंसाफ के लिए 1860 में बना कानून ही सहारा। कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में भी साइबर अपराध थमने के बजाय बढ़ ही रहा है। लॉकडाउन में ऐसे अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय महिला आयोग की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2021 से पहले 8 महीने में महिलाओं के खिलाफ क्राइम के केसेस में 46% इजाफा हुआ है। खास बात यह है कि सबसे ज्यादा केस तब बढ़े जब जुलाई में लोग महामारी से पार पाने में जूझ रहे थे। इसमें साइबर क्राइम के मामले बड़ी संख्या में हैं। दरअसल ऐसे अपराधों में कभी रिपोर्ट नहीं दर्ज होती है, तो कभी कानून ऐसे पीड़ितों को इंसाफ दिलाने में विफल रहता है। ऐसे में महिलाओं के खिलाफ साइबर क्राइम की चुनौतियों से निपटने के लिए अलग से कानून की वकालत की जा रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने की है नए कानून लाए जाने की वकालत। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन महिलाओं के प्रति हमारी सोच में बड़ा बदलाव नहीं आ पाया। डिजिटल दुनिया भी इससे अछूती नहीं है, जहां महिलाएं आए दिन साइबर क्राइम का शिकार बन रही हैं। दिसंबर 2012 के निर्भया गैंगरेप के बाद इंडियन पिनल कोड 1860 की कुछ धाराओं में कुछ बदलाव कर उन्हें ऐसे मामलों से पार पाने के काबिल बनाया गया, लेकिन मौजूदा वक्त की मांग को देखते हुए ये प्रावधान काम चलाऊ ही है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए अलग से कानून लाए जाने की वकालत की है। साइबर बुलिंग यानी गंदी भाषा, तस्वीरों या धमकियों से इंटरनेट पर तंग करना, साइबर स्टॉकिंग समेत साइबर क्राइम के मामले दिनों दिन बढ़ रहे हैं। कानून के जानकार भी मानते हैं कि बदलते माहौल में नया कानून लाया जाना चाहिए। 3 साल में 37,000 मामले, साल दर साल बढ़े मुकदमे। राष्ट्रीय महिला आयोग की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि 2021 के पहले 8 महीने में महिलाओं के खिलाफ क्राइम के केसेस में 46% इजाफा हुआ है। इसमें कहा गया है कि 2020 में इसी अवधि के दौरान 13,618 केस सामने आए, जबकि इन 8 महीने में 13,618 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। इससे पहले हाल ही में लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि देश में साल 2017 से 2019 के बीच महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध के 36,463 मामले दर्ज किए गए। 2020 में कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन के बावजूद साइबर क्राइम के 704 मामले सामने आए। 2017 में 11,018 मामले सामने आए। 2018 में 10,686 केस दर्ज किए गए। वहीं 2019 में 14,759 शिकायत दर्ज हुई। 2013 में आईपीसी में किया गया संशोधन, कुछ धाराएं जोड़ी गयी।
2013 के पहले महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए कोई कानून नहीं था, लेकिन 2013 में आपराधिक संशोधन अधिनियम के जरिए भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354A से लेकर धारा 354D लाया गया। इस साल अब तक सबसे ज्यादा क्राइम यूपी में। राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अब तक महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा क्राइम यूपी में हुए। उत्तर प्रदेश में 10,084, दिल्ली में 2,147, हरियाणा में 995 और महाराष्ट्र में 974 केस सामने आए। वहीं एनसीआरबी के मुताबिक साल 2018 में महिलाओं के खिलाफ हुए साइबर अपराध के मामले में सबसे ज्यादा जिन राज्यों से मामले सामने आए हैं उनमें कर्नाटक 1,374 केस, महाराष्ट्र 1,262 केस, असम 670 और उत्तर प्रदेश से 340 केस सामने आए। इन मामलों में साइबर ब्लैकमेलिंग, धमकाना, स्टॉकिंग, फर्जी प्रोफाइल, बदनाम करना जैसे मामले शामिल हैं। महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता, लेकिन नया कानून बनता है तो ज्यादा संभव है कि ऐसे मामलों के प्रति गंभीरता बढ़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय बनी हुई हैं, उनका मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता जीनत अंसारी भी हमारे साथ इस स्टूडियो में जुड़ी हुई है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रंजना अग्निहोत्री जी आपके साथ करना चाहूंगी। डिजिटल इंडिया के आज के इस दौर में महिलाओं को साइबर क्राइम के इस मकड़जाल से कैसे बचाया जाए? वास्तव में शिल्पा, आपने जो मुद्दा उठाया है वाकई तारीफ़ काबिल है। वर्तमान समय में ये एक बहुत बड़ी समस्या है और ये ऐसा मकड़जाल है जिससे निकल पाना महिलाओं के लिए क्या, अब ये पुरुषों के लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया है। ये समझ में ही नहीं आता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो फेक आईडीज बन रही हैं, इम्पर्सोनेशन हो रहा है, उसमें वो जो आईडी बना रहे हैं या इम्पर्सोनेशन करने वाला व्यक्ति महिला है कि पुरुष है, उसकी आइडेंटिटी ही नहीं डिस्क्लोज हो पाती है। ये सबसे बड़ी समस्या। और दूसरी बात जो आप लोगों ने कही कि जो साइबर क्राइम महिलाओं के प्रति हो रहे हैं, उनको कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो चाहे साइबर क्राइम हो, उनको सीरियसली लेते ही नहीं है, गंभीरता से लेते नहीं है। लोग अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, साइबर क्राइम में दर्ज कराई जाती है तो वो कह देते हैं आप थाने पे जाइए, थाने में लाइन लगा करके बैठिए, फिर वहाँ तरह तरह की बातें आप बताइए तो आदमी, जो महिलाएं हैं खुद ही थोड़ा सा पीछे हट जाती हैं। लेकिन इस समय वर्तमान में देख रहे हैं कि साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से गंदे अल्फाजों का प्रयोग हो रहा है, गंदी गंदी तस्वीरें बनाई जा रही हैं और महिलाओं को बदनाम करने के लिए जिस तरीके से कमेंट लिखे जा रहे हैं, उससे कैसे निजात मिलेगी, ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है और आपने इसको उठाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप हमारे साथ बनी रहे। रंजना जी, हमारे साथ जीनत अंसारी भी जुड़ी हुई है, सामाजिक कार्यकर्ता है। धरातल पर जीनत जी, असल तस्वीर क्या है महिलाओं के प्रति बढ़ रहे इन साइबर अपराधों की? आप जरा तफसील से बताएं। मैं सबको मेरी तरफ से नमस्कार। और जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो मुद्दा है बहुत अच्छा मुद्दा है, पर ये हमारे कहने से कि बहुत अच्छा मुद्दा है, इससे कहना चाहिए कि इससे पेट नहीं भरता है और ना महिलाओं की कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं भी एक महिला हूँ। आखिरकार मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले यति सरसा नंदनी जी ने एक अपना बयान, महिलाओं के लिए एक बयान दिया। उसका किसने रोष प्रकट किया? महिलाओं को उन्होंने खुल के टारगेट किया, एक मतलब कि बीजेपी का नाम लेते हुए उन्होंने किया। कोई भी महिला उसके ऊपर नहीं बोली। अब एक जो हम लोग ये मानते हैं कि एक आजकल हम लोगों ने, मतलब कि माताओं ने, मेरी माताओं ने खासकर, हम लोगों ने कि बहुत मॉडर्न ये चीज़ बच्चों के दिमाग में इतना भर दिया है कि जो आजकल की लड़कियां हैं, वो जो उनको जो फैसिलिटी दी गई है, जो मोबाइल दिए गए हैं, वो उसका मिसयूज़ कर रही हैं।
और उसके अंदर मैं मानती हूँ कि माँ बाप उतने जिम्मेदार हैं, वो आखिर ये देखना नहीं चाहते हैं कि हमारी बेटी या बेटा क्या कर रहे हैं, किस राह पे जा रहे हैं, किसको वर्गला रहे हैं, वो भी देखना पसंद नहीं करते हैं। और दूसरा ये है कि जैसे कि केरल की एक लड़की जो पॉइंट रेज किया है, इसी पर मैं और ज्यादा विस्तार से बातचीत करना चाहूंगी, क्योंकि ये 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 100 नहीं, न जाने कितनी मदद से जुड़ा हुआ कंसर्न पॉइंट है। ऐसे में जीनत जी, एक माँ या एक पेरेंट क्या कर सकता है? क्यों कैसे नहीं? वो कंट्रोल करे? नहीं, क्यों नहीं? मोबाइल फोन अगर उसके बच्चे के हाथ में हमेशा से मैंने बचपन से उसके बच्चे के पास है, तो वो कैसे उस पर पेरेंटल कंट्रोल रख सकता है? नहीं, पहले मैंने बचपन से हमेशा से है, एक बात आप भी जानती हैं, आप भी स्कूल कॉलेज में पढ़ी हैं कि जो पहली पाठशाला होती है वो माँ की पाठशाला होती है। जब एक टीचर गलत नहीं हो सकती तो एक माँ कैसे गलत हो सकती है? मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी देखती हूँ कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। उसी तरीके से माँ बाप को भी देखना चाहिए। जो लड़कियां हैं किसी की फेक आईडी में, बहकावे में, जैसे केरल की लड़की है, उसने फेसबुक से, उसका या टिकटॉक से, जहां से भी उसका बॉयफ्रेंड बना, उसने बुलाया बिना सोचे समझे। अगर वो चली जाती है, अगर वो इतनी पावरफुल है, इतनी ज्यादा वो सक्षम थी, तो उसको अपनी हिफाजत करनी चाहिए थी, ना कि वो चार लड़कों से दरिंदगी का शिकार होकर के और वो अपने आप को अपाहिज, अगर मतलब कि अपने आप का शिकार करवा करके वो वापस आ जाती है। क्यों? अगर आप में इतनी काबिलियत नहीं है, क्यों? फिर मेरा सरकार से ये एक रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आखिरकार ऐसे बड़े बड़े पदों पे महिला आयोग जैसी ऐसी महिलाएं बिठा रखी हैं जो कि बोलना पसंद नहीं करती हैं। क्या कर रही हैं वो? कौन से कानून बना रही हैं? सिर्फ वो आंकड़े कि 2021 तो बाद में आती है, जैसा कि आपने कहा, सरकार कैसे नहीं आती है? देख लिए एक बनाया जाता है कि जो महिला आयोग है वो महिलाओं की परेशानी देखेगी, जो ये आयोग है वो ये देखेगा। आखिरकार अभी तक भी ऐसा उसका सॉल्यूशन। अंसारी जी, सबसे पहले तो एक माँ और उसके बच्चे के बीच में ऐसा रिश्ता बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि बच्चे खुलकर अपनी बातों को शेयर कर सके, ताकि अगर कल को वो किसी साइबर प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, किसी की ठगी का शिकार हो जाते हैं, किसी के शिकंजे में आ जाते हैं, तो कम से कम वो अपनी माँ के सामने खुलकर बता सके कि भाई ये प्रॉब्लम मुझे फेस हो रही है, ताकि वो आगे उस जाल में और अंदर तक ना जकड़ जाए। ऐसे में क्या लगता है आपको, कैसे रिश्ता बनाया जा सकता है? पहले तो बात यही है कि आखिरकार वो जो मोबाइल चला रहे हैं, जो आपने कहना चाहिए जो उसको नेट को यूज कर रहे हैं, आखिरकार वो इतने नासमझ कैसे हो सकते हैं? पासवर्ड नहीं होना चाहिए सबसे पहले, उनको इतना ज्यादा ऐसे कैसे हो सकते हैं? वैसे तो एक तरफ तो ये होता है कि मेरा भारत विश्व गुरु बन गया है, बहुत ज्यादा समझदारी हो गई है, तो उसके अंदर क्या बच्चों को इतनी समझ नहीं है, नहीं पता है कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? वो आखिरकार वो बच्चे, वो पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ, जैसे 2019 में कहना चाहिए कि ज्यादा क्राइम बढ़ा है, साइबर क्राइम ज्यादा बढ़ा है, तो क्या मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, उन माताओं से पूछना चाहती हूँ, क्या उनके बच्चों ने कोई ऐसा इवेंट किया होता कि जो एक नई चीज़ है कि भाई इससे हम लोग ये कारोबार कर सकते हैं, ये बिजनेस कर सकते हैं, इससे हम बिजली जला सकते हैं? ऐसा उन्होंने आखिरकार क्यों नहीं अपने बच्चों को इतना मोटिवेट करते हैं कि आप कोई अच्छा काम करें? तो गलती तो माँ बाप की भी है और उन पर नजर रखने की भी जरूरत है। और इसमें मैं सिर्फ एक बात ये कहूँ कि माँ बाप को दोष देने के लिए बच्चों की भी अपनी बुद्धि है। जब उनका दिमाग वहाँ चल रहा है, टिकटॉक बनाने पे चल रहा है उनका, और वो फ्रेंड की तरफ जा रहे हैं, तो आखिरकार वो अपने आप को एक प्रूफ करने के लिए क्यों कुछ अच्छा नहीं कर सकते जो हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में काम आए? सही गलत के बारे में भी सोचना होगा और अगर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो अपने पेरेंट्स की वो मदद ले सकते हैं। ठीक है, रंजना अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, वरिष्ठ अधिवक्ता है। रंजना जी, कैसे फिर इन महिलाओं को, इन बच्चियों को बचाकर रखा जा सकता है? कैसे इन लोगों को समझाया जा सकता है? और अगर ये किसी के शिकार में फंस गई तो कैसे उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया जाए कि वो किसी के साथ इस बात को शेयर करें ताकि उस प्रॉब्लम से उन्हें बाहर निकाला जा सके? शिल्पा, देखिए, साइबर क्राइम का दायरा बहुत बड़ा है। इसको हम महिला भी ठगी का शिकार हो रही हैं और इम्पर्सोनेशन का शिकार हो रही हैं और पुरुष भी हो रहे हैं जी। साइबर क्राइम को 3 भागों में बांटा गया है। ये एक अगेंस्ट पर्सन, अगेंस्ट प्रॉपर्टी और अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो जो अगेंस्ट पर्सन है उसमें महिला पुरुष दोनों आ जाते हैं। इसमें ऑब्सिनिटी है, वल्गैरिटी है, ये सारी चीजें आ गई। और जो अगेंस्ट प्रॉपर्टी है उसमें इम्पर्सोनेशन, किसी का नाम बदल के प्रॉपर्टी से ठगी। आप रोज देख रहे होंगे, फोन आता है, कहता है कि अब अपना OTP बता दीजिए, आपके खाते में इतना पैसा चला जाएगा। और जो तीसरा साइबर क्राइम है वो वेरी इंपॉर्टेंट, अगेंस्ट गवर्नमेंट है। उसमें जो है टेररिज्म,
वो देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। तो 3 तो हो गए साइबर क्राइम। चूंकि हमारा जो टॉपिक इस समय है वो अगेंस्ट पर्सन एंड विमेन है, यहाँ पर जब विमेन के अगेंस्ट या पर्सन कोई क्राइम होता है तो उसके पीछे मुझे लगता है कि 3 कारण हैं। एक तो महत्वाकांक्षा, दूसरा लालच और तीसरा जानकारी की कमी नहीं। महत्वाकांक्षा का मतलब ये है कि अगर फेसबुक पे फ्रेंड बन गए और आपने तहकीकात नहीं की और फ्रेंड लिस्ट में बनाते चले गए कि मुझे लाइक कमेंट्स ज़्यादा मिलेंगे, मैं पॉपुलर ज़्यादा हो जाऊंगी, उसी में धोखा हो जाता है। ये हो गई महत्वाकांक्षा। दूसरी बात है लालच। अगर आपको कोई फ़ोन करता है, फेसबुक के माध्यम से फ्रेंड बनता है, मैंने तो कई ऐसे केसेस किए हैं जिसमें फेक आईडी से अगले ने फ़ोन किया और बात शादी तक चली गई। बताया विदेश से आ रहा हूँ, फिर बताया कि मुझे एयरपोर्ट पे रोक लिया गया, इतना पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। बहुत सारे और लड़कियों ने सलाह लेने के बाद भी पैसा ट्रांसफर कर दिया, वो ठगी का शिकार। और तीसरी जो है इनोसेंसी, जानकारी की कमी ना होना, जानकारी की कमी। तो जहां पर ये तीनों बातें आती हैं, जो भी व्यक्ति ठगी का शिकार हो वो ना तो डरे, ना तो शर्माए और ना तो ये झिझके, वो ये सोचे कि अगर मैं ठगी का शिकार बन गया हूं या बन गई हूं तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि दूसरे लोग ठगी का शिकार ना बन पाएं, उसकी तुरंत रिपोर्ट करें साइबर सेल में। और साइबर सेल वाले अगर थाने रिकमेंड करते हैं तो वहां टेलीफोन के माध्यम से भी मुकदमा दर्ज होता है। कि डर को, शर्म को दरकिनार करते हुए एक महिला बड़ी हिम्मत जुटाती है कहीं कंप्लेंट करने की, लेकिन जब उसकी कंप्लेंट को सुना नहीं जाता, कहीं लिखित में कार्रवाई नहीं होती, उसे हल्के में लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी हिम्मत टूट जाती है। बस यही समस्या है, यही समस्या। यहाँ पर वाइब्रेंट इफेक्ट लेने की जरूरत है। यहाँ पर अगर कोई कंप्लेंट आती है तो सारी बातों को दरकिनार करके कौन है, कहाँ से आया है, उसकी इमीडिएट कंप्लेंट लिखिए और जिस फेसबुक आईडी से या जिस ट्विटर अकाउंट से उसके लिए अश्लील भाषा का प्रयोग हुआ है या वो ठगी का शिकार बनाई गई है, उसको ब्लॉक करने के बाद उसकी तहकीकात की जाए। जैसे आपने अभी कहा है कि पॉपुलरिटी, लड़कियां में जो खूबी आ रही है वो अपने आप को ज्यादा पॉपुलर करने के लिए जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती चली जाती हैं जी, तो उसी चीज का उनको ये भी तो समझ होना चाहिए ना कि आदमी का कि मैं किसको एक्सेप्ट कर रही हूँ। अगर उसने कुछ गलत बात कही है तो उसको अपना डिसीजन लेने की अपनी अकल यूज करनी चाहिए। फिर वही चीज है कि जैसा वो आगे भुगत के आई है वैसे पुलिस वाले उसके साथ में बिहेव करेंगे। बच्चे के साथ इतना सब एक्सपेक्ट करना क्या ये प्रैक्टिकल है? आज के टाइम में तो है, आज के टाइम में तो। और सबसे बड़ी बात यह है शिल्पा कि अगर बोलिए रंजना जी, बोलिए। शिल्पा, हाँ। बोलूं मैं? बोलिए प्लीज। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर फेसबुक आप चला रहे हैं, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, तो इतना ज्ञान होना चाहिए कि मैं फेसबुक में किसको फ्रेंड बनाऊं। एटलीस्ट कम से कम 20-25 कॉमन फ्रेंड हो, म्यूचुअल फ्रेंड हो, ऐसे व्यक्ति को मैं फ्रेंड बनाऊं। यहाँ पर फ्रेंड बनाना बुरी बात नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से काम करना बुरी बात नहीं, लेकिन दिमाग को खोलना का, चाहे वो बच्चियां हो चाहे वो महिलाएं हो, पहले आपको अपने स्तर पर सजग और सतर्क रहना होगा। ऐसे में चलिए अब आते हैं कानून पर। जो मौजूदा कानून है साइबर अपराधों को लेकर, वो कितने सशक्त है रंजना जी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में बना क्योंकि साइबर क्राइम्स के लिए ही बना। कानून कितना भी इफेक्टिव हो लेकिन उसका इन्फोर्समेंट कैसे होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कानून में सजा का प्रावधान है, कानून में एक्ट बना हुआ है, कंप्लेंट लिखानी ही पड़ेगी। बिना कंप्लेंट लिखाए कानून कोई मदद नहीं कर सकेगा। तो इसलिए सबसे पहले जो विक्टिम है उसको कानून की शरण लेनी होगी, उसको मदद तो कानून के दायरे में आना ही होगा। अगर कहीं कोई समस्या होती है तो उसको अपने विधिक सलाहकार से सलाह लेनी चाहिए। और अगर लड़कियां छोटी उम्र की हैं या महिलाएं भी हैं तो उनको अपने घर के बड़ों को बता करके कानूनी सलाह लेके इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, जिससे कि अपराधी को सजा मिले और वो जेल जाए, जिससे किसी के साथ वो ठगी और अन्य अपराध ना कर सके। ये इसको रोकने का मात्र यही एक तरीका है। अंसारी जी, और कहीं ना कहीं जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, खासतौर पर महिलाएं हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, जिन्हें ज्यादा समझ नहीं है टेक्नोलॉजी के बारे में, वो बहुत जल्दी आसानी के साथ ऐसे लोगों की शिकार हो जाती हैं। ऐसे लोगों के बीच कैसे जागरूकता फैलाई जानी चाहिए? जैसे कि मैं बताती हूँ कि मैं एक एनजीओ भी चलाती हूँ, तो उसमें से जैसे कुछ एनजीओज हैं, कोई सामाजिक कार्य करता है, तो उनको टाइम टू टाइम जा कर के
इस तरह के अवेयर के प्रोग्राम करने चाहिए। Exactly. पर सबसे पहले फिर मैं वही बात कहूंगी कि जो पहली पाठशाला है वो माँ है। जो पहले हम लोगों का देखो पहले पुराना कल्चर था कि हम लोग सब फैमिली एक साथ होकर रहते थे, दादा थे, दादा थी, दादी ही, सब लोग हुआ करते लेकिन थे। एक माँ क्या कर लेगी अगर बच्चे ने या उसकी बच्ची ने पासवर्ड डाला हुआ हो फोन पर? नहीं वो उसका क्या समाधान नहीं, आपको मोबाइल लगता मोबाइल है? के पासवर्ड तमाम की जो मैं बात ही mothers नहीं देख रही होंगी कर शो को, मैं क्या मोबाइल कहना के चाहिए? पासवर्ड की बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ ये कर रही हूँ कि उनको समझाना, एक क्लास देना कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बेहतर है। तो बिना पासवर्ड डाले लेकिन मॉनिटरिंग फिर कैसे संभव नहीं है? मॉनिटरिंग में नहीं, बच्चों को माँ को चाहिए कि वो कम से कम अपने पूरे दिनचर्या में से 1 घंटा अपने बच्चों के लिए दे और उनको ये समझाए कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हम लोगों के लिए किसमें हमारी इज्जत है। आप अगर पॉपुलर होना है तो आप एज ए साइंटिस्ट, एज ए डॉक्टर, एज ए रिसर्चर कुछ भी बन करके आप एक अच्छा पॉपुलर हो सकते हैं। जैसे कि मैं बताना चाहती हूँ कि लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का मायाजाल मैं आपको वही बताना, हो गया, मैं आपसे वही आना चाह रही हूँ, टिकटॉक हो गया, नहीं बच्चे चाहकर भी उसमें खुद ब खुद फंसते जा रहे हैं। नहीं उसमें कहीं ना कहीं जो हमारे सोशल मीडिया और जो कहना चाहिए जो मीडिया है जो आजकल के हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि रिसेंटली सिद्धार्थ शुक्ला की जैसे कि मौत हुई है, एक नेचुरल डेथ हुई है। उसके अलावा जब भी आप जाओ अपने फेसबुक पे जाओ तो आपको लगता है कि भैया ये जो शहनाज गिल अब क्या करेगी, शहनाज गिल, तो कहीं ना कहीं बच्चों के, लड़कियों के दिमाग में ये आता है कि देखिए कितना पॉपुलर हो रही शहनाज गिल। आज उसका जो एक बॉयफ्रेंड था वो मर गया है तो शहनाज गिल कितनी ज्यादा पॉपुलर है। जबकि सोनू सूद, जबकि अगर उनके दिमाग में समझे, एक तरफ वही एक्टर सोनू सूद है जिसने की कोरोना में कितनी चैरिटी की है, मदद की है, और एक जो शहनाज गिल है मतलब कि उन्होंने कहना नहीं चाहिए, खैर मुझे, मैं भी एक महिला होते हर स्तर पर सतर्कता की हर चीज में, तो वो चीज लेवल पर भी, माँ बाप को, पेरेंट हर पर भी, तो सिर्फ एक ही में कि पुलिस को ही थोप दिया जाए ये बात कि सिर्फ नहीं पुलिस इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, ये नहीं कर पा रही है। मैं सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स के ऊपर ये बात थोपूंगी कि उनको देखना चाहिए। उन्होंने पासवर्ड लगा रखा है तो वाई, क्यों पासवर्ड है, किस चीज के लिए पासवर्ड है, तो उनको समझना चाहिए उस बच्चों के साथ रिश्ता ऐसा करना होगा कि वो फ्रैंकली सारी बात करें अपने बच्चों से, आवश्यकता ही ना पड़े। और अगर वो बाई चांस किसी मिस हैपनिंग में फंस जाते हैं तो एटलीस्ट वो कॉन्फिडेंस के साथ अपनी मदर के साथ उस बात को शेयर कर सके ताकि वो जो ब्लैकमेलर्स हैं वो इस बात का फायदा ना उठा सके। चलिए ठीक है, जाते जाते रंजना अग्निहोत्री जी क्या कहना चाहेंगे आप फाइनल कमेंट में? कैसे महिलाओं को, बच्चियों को बचाया जा सकता है और कानून के और अधिक सशक्त होने की कितनी आवश्यकता आप महसूस करती हैं? शिल्पा जी एक बात और बताना चाहेंगे, फेसबुक के ऊपर अगर आप कभी जाएं तो एक रील कॉलम चलता है। रील को अगर आप क्लिक करें तो जिस तरीके के वीडियोस आते हैं, चाहे वो वयस्क महिलाओं के हों चाहे छोटी बच्चियों को हों, और उसमें जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जाता है, या तो वीडियो अपलोड करने वाला देखता नहीं है या वो वीडियो स्वयं बनाता है। और मैंने ये भी सुना है, मुझे ये भी मालूम है कि यूट्यूब के ऊपर अगर वो वीडियो अपलोड किए जाते हैं, कितने लाइक्स कमेंट्स आते हैं तो उसमें कुछ पैसा भी मिलता है। तो अब ये पढ़ाई लिखाई छोड़ करके इस धंधे को भी लोगों ने फंस जाती है अर्निंग के लिए, भद्दे कपड़े पहन करके, चाहे छोटी उम्र की हो चाहे बड़ी उम्र की हो, इसको हमें रोकना होगा। लेकिन अब हम सेल्फ डिसिप्लिन अगर स्वयं नहीं होंगे तो हमारे साथ किसी और कोई और के साथ हम उम्मीद करें कि वो मेरे साथ अच्छे से पेश आएगा तो संभव नहीं है। सतर्कता हर हाल में हमें बरतनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजना अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ी हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जीनत अंसारी जी, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ी हुई थी समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो टिप्स आज जीनत जी की तरफ से, रंजना की तरफ से बताए गए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उन टिप्स को जरूर फॉलो करेंगे और इस तरह से खुद को भी और अपने आसपास की जो आपकी फ्रेंड फॉलोइंग है उनको भी बचा कर रख सकेंगे ताकि किसी भी तरह के साइबर क्राइम के शिकार आप ना बनने पाए। और अगर बन जाते हैं, अगर फंस जाते हैं तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताइए, उन्हें इन्वॉल्व कीजिए ताकि आपको उस प्रॉब्लम से आपके पेरेंट्स हर हाल में जिस संभव तरीके से हो सके उस संभव तरीके से बाहर निकाल कर ला सके, ब्लैकमेलर से उस बात का फायदा ना उठाए। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को
जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें